नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सबका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का वो चैप्टर खोलता हूं जो आपको अमूमन नहीं बताया जाता, या वो जानकारी लेकर आता हूं जो आपको नहीं बताई जाती। आज किस किस की क्लास लगेगी पहले वो बता दूं। आज हम सरदार पटेल को याद करेंगे। क्यों करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पटेल के साथ नेहरू ने जो किया था, वो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप तय नहीं कर पाएंगे कि आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है या दुख ज्यादा हो रहा है। पटेल की बेटी से 35 लाख लेकर नेहरू चुप क्यों रह गए? पटेल और उनके परिवार के साथ नेहरू के अन्याय का चैप्टर खोलूंगा तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। आज पटेल के अंतिम संस्कार में कांग्रेसियों को जाने से क्यों रोक रहे थे नेहरू, आज उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा गुजरात के मोरबी के उस हादसे के वक्त सैकड़ों संघी वहां क्या कर रहे थे, आज बताऊंगा तो हैरान रह जाएंगे। जब नाक पर रुमाल रखकर पीड़ित से मिलने गई थी इंदिरा गांधी, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। और पुतिन का वो फैसला जो पूरी दुनिया को भूखा मार देगा, आज उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में रोज की तरह सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। मोरबी हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे पर कुछ देर पहले पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को राहत और बचाव के काम की जानकारी दी। पीएम मोदी ने पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने पर जोर दिया। कल प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल पर जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 को यानी सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने 2 वकीलों को सभी याचिकाओं में उठाए गए मुख्य मुद्दों का संग्रह तैयार करने का जिम्मा दे दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। सीएए कानून जो है वो कुल 232 याचिकाएं इसको लेकर दाखिल की गई थी। इनमें कई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरजेडी नेता मनोज झा, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिकाएं भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोर्ट को सौंप दी। ईडी ने अपने हलफनामे में लिखा है कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन हेड मसाज मिल रहा है, फुट मसाज मिल रहा है और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट हर रोज नियमों के खिलाफ जाकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे सत्येंद्र जैन को कोई दिक्कत ना हो। सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए घर का बना खाना जेल में मुहैया करवाया जाता है। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल फिर से एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी है। एलजी ने कहा था कि इस कैंपेन से प्रदूषण कम करने के कोई सबूत नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने एलजी को फाइल के साथ कई सबूत भेजे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस तरह के कैंपेन भारत के 40 शहरों में चलाए गए हैं। अमेरिका और लंदन में भी ऐसे कैंपेन चलाए गए और इनसे प्रदूषण को कम करने में मदद मिली। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होटल क्राउन में रुकी हुई और इसी होटल में विराट कोहली के रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक फैन ने विराट कोहली के कमरे का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। इस पर विराट कोहली समेत पूरी टीम ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद होटल क्राउन ने माफी मांग ली। होटल मैनेजमेंट ने वीडियो बनाने वाले स्टाफ मेंबर को भी हटा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। इस्लामिक देश सऊदी अरब में हैलोवीन सेलिब्रेट करने को लेकर विवाद हो गया। कई मुस्लिम संगठन इस पर आपत्ति जता रहे हैं। इनका कहना है कि इस्लाम में ऐसा त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मांग कर रहे हैं कि आधुनिक बनने के नाम पर इस्लाम से समझौता ना करें। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है और इसमें सरदार पटेल और उनके परिवार के साथ नेहरू के अन्याय का चर्चा। आज सरदार पटेल का जन्मदिन है और सरदार पटेल ना होते तो भारत का नक्शा वो नहीं होता जो आज है। इतने महान व्यक्ति को आज कितने लोगों ने याद किया, सोचिए।
और सरदार पटेल की जब बात कर रहा हूं, देश के नक्शे की बात कर रहा हूं, तो ये याद रखिए कि जब देश को आजादी मिली थी तो 550 से ज्यादा राज्य, रजवाड़े और रियासतें थी। बिना राजाओं को खत्म किए ये सब राज्य, रजवाड़े, रियासतें अगर किसी ने भारत में मिलाई और पूरा देश एकजुट किया, एकीकरण किया, एक भारत बनाया, तो वो थे सरदार पटेल। आज उन्हीं सरदार पटेल का जन्मदिन है। लेकिन उन्हीं सरदार पटेल के साथ क्या क्या हुआ, और करने वाला भी कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई सरदार पटेल जैसे नेता के साथ भी ऐसा कर सकता है। वो भी तब जब सरदार पटेल नेहरू से बहुत सीनियर थे, उम्र में 14 साल बड़े थे। सरदार पटेल गांधी से तब मिले जब नेहरू मिले तक नहीं थे। यहां तक कि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की नजर में भी सरदार पटेल हीरो थे। लेकिन फिर भी नेहरू ने पटेल के साथ जो जो किया, उनके परिवार के साथ जो जो किया, आज उसकी एक एक डिटेल जब आपको बताऊंगा तो आपको बहुत बहुत दुख होगा और बहुत गुस्सा भी आएगा। लेकिन यह सब आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं। आप नेहरू, उनके परिवार के बारे में बहुत जानते हैं। जैसे मुगलों का इतिहास सबको पता है, लेकिन हिंदू राजाओं का नहीं पता था, चोल राजाओं का नहीं पता था। हमने बताना शुरू किया। वैसे इस देश में कुछ चीजें हैं जो सबको पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देश को जाननी चाहिए नहीं पता होती। तो नेहरू और उनका परिवार सबको पता है, लेकिन क्या आपको सरदार पटेल के परिवार के बारे में कुछ भी पता है? आज मैं आपके सामने पहले सरदार पटेल और उनके परिवार के साथ नेहरू जी ने क्या किया वो रखूं, उससे पहले आपको एक बेसिक चीज दिखाता हूं। जरा फैमिली ट्री देखिए, फैमिली ट्री, और आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जिस आदमी ने, जिस पटेल जी ने पूरा देश जोड़ दिया, क्या उनके साथ ये होना चाहिए? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे, ये तो किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद इंदिरा गांधी, उनकी बेटी, और फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे, ये भी आपको पता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रही, ये किसी से छुपा नहीं है। इंदिरा गांधी के नीचे राजीव गांधी, ठीक है, और इधर ही संजय गांधी, ठीक है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी से छिपा नहीं है। संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन पूरी सत्ता एक तरीके से अपने हाथ में लेकर उन्होंने रखी थी। इमरजेंसी, पूरी तरह से इमरजेंसी में देश वही चला रहे थे, ये सबको पता है। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही और एक तरीके से पूरी 10 साल सरकार उन्होंने चलाई, किसी से छिपा नहीं है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी सांसद हैं, और इनके बेटे कौन हैं? वरुण गांधी, ये भी सांसद हैं। और इनके बेटे राहुल और प्रियंका। कोई ऐसा नाम बताइए जिसके बारे में आपको नहीं पता। ये नेहरू परिवार की आपको वंशावली बता रहा हूं, फैमिली ट्री बता रहा हूं। अब मैं एक चीज लिखता हूं, सरदार पटेल। अब जरा मुझे बताइए, सरदार पटेल के कितने बच्चे? आपको नहीं पता। 99% लोगों को नहीं पता। लानत है इस देश पे। शर्म से डूब मरिए जिस आदमी ने, लौह पुरुष ने देश को एकीकृत किया, उसके परिवार के बारे में आपको पता ही नहीं। 2 संतानें थी, नाम तो भूल ही जाइए। जब कितने बच्चे थे यही नहीं पता, नाम क्या याद होगा? सरदार पटेल के 2 बच्चे, मणिबेन पटेल, पूरा लिख देता हूं, मणिबेन पटेल, और दूसरे उनके बेटे डाया भाई पटेल। मणिबेन बड़ी बेटी और डाया भाई जो है वो छोटे थे। आप सोचिए, हम सरदार पटेल का जन्मदिन मनाना भूल जा रहे हैं।
उनका परिवार नहीं जानते। और इधर एक नेहरू परिवार, क्या नहीं मिला इस परिवार को, इस देश ने क्या नहीं दिया इस परिवार को। और ये सरदार पटेल कुछ नहीं, जीरो, खत्म, परिवार का नाम तक नहीं पता। क्या हैं हम लोग भाई, इतने खुदगर्ज लोग, इतने एहसान फरामोश लोग हम लोग कैसे हो सकते हैं? सोचिए, पूछिए अपने आप से। और जब आपने सरदार पटेल के परिवार को भुला दिया तो आज मैं याद कराऊंगा। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मणिबेन पटेल की आर्थिक हालत ठीक नहीं। सुनिए नेहरू जी ने क्या क्या किया है। इसलिए वो अहमदाबाद में अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। ऐसी हालत थी सरदार पटेल की बेटी की। दोनों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। आपने कभी इनकी फोटो भी नहीं देखी होगी, 99% दर्शकों ने नहीं देखी होगी। ये मणिबेन पटेल हैं और ये उनके बेटे हैं, डाया पटेल। तो ऐसी हालत थी पटेल साहब की बेटी की, इतनी आर्थिक रूप से कमजोर थी कि अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली। और उनकी इस हालत को देखकर कांग्रेस के एक नेता त्रिभुवन दास पटेल, नेहरू जी ने नहीं, त्रिभुवन दास पटेल ने उनसे कहा कि आप सांसद का चुनाव लड़ लीजिए। त्रिभुवन दास की मदद से मणिबेन पटेल 1952 में हुए पहले आम चुनाव में खेड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। यह सरदार पटेल का गांव था जहां से वो चुनाव लड़ी। अब पिताजी के लिए इतना प्यार था तो वो जीत गई। इसके बाद वो 1957 में आणंद सीट भी जीत गई। लेकिन नेहरू ने उन्हें कभी मंत्री पद तक नहीं दिया। नेहरू जी का परिवार देख लीजिए, खुद प्राइम मिनिस्टर, बेटी प्राइम मिनिस्टर, बेटी का बेटा प्राइम मिनिस्टर, उनका बेटा भी बनने का प्रयास कर रहा, बन नहीं पाया, लेकिन हो सकता है कभी बन जाए। ये है प्राइम मिनिस्टर। और ये संजय गांधी, ये भी स्यूडो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो इससे नीचे इनके घर में कोई है ही नहीं। और यहां ये हालत है कि मणिबेन पटेल जो है परिवार के साथ गरीबी में रह रही हैं। कोई नेता कह रहा है कि संसद का चुनाव लड़िए, जीत जा रही हैं, लेकिन नेहरू मंत्री पद नहीं दे रहे। नेहरू की बेरुखी की वजह से कांग्रेस के बहुत से नेता मणिबेन पटेल से बचते थे। नेहरू की मृत्यु के बाद वो राज्यसभा में भेज दी गई, लेकिन वहां भी वो कांग्रेस की बेरुखी झेलती रही। और इस व्यवहार से तंग आकर उन्होंने 1970 में कांग्रेस को छोड़ दिया। और जब 1970 में मणिबेन कांग्रेस छोड़ रही थी, कांग्रेस से तंग आकर, इंदिरा गांधी ने उन्हें रोका नहीं। इसके बाद उन्होंने मोरारजी देसाई के गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ा और जीती भी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सांसद चुने जाने के बाद भी मणिबेन की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ। उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सरदार पटेल के बेटे डाया भाई के बारे में बताता हूं, जिन्हें नेहरू की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। बेटी ने भी कांग्रेस छोड़ दी और सरदार पटेल के बेटे ने भी पार्टी छोड़ दी। डाया भाई पटेल थोड़े बगावती थे, इसलिए उन्होंने जल्दी राजनीति में प्रवेश किया और साल 1939 में पहली बार बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य चुने। 15 साल तक निगम के सिर्फ सदस्य बने रहे, वार्ड मेंबर, और 1954 में जाकर बॉम्बे के मेयर भी बने। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने 1957 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो जिन पटेल ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी होती वो उठा के दे दी नेहरू जी को, उनके परिवार को नेहरू जी कुछ नहीं दे पाए, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं दे पाई। उनके 2 बच्चे, दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वो महागुजरात जनता परिषद पार्टी से सांसद बने। अगर नेहरू चाहते तो डाया भाई को कांग्रेस में रोक सकते थे, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डाया भाई पटेल के 2 बेटे हुए, विपिन और गौतम पटेल, लेकिन वो दोनों ही राजनीति से दूर रहे। एक तरफ जहां नेहरू गांधी परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ध्यान रखा और महत्वपूर्ण पदों पर उनके लिए जगह बनाई रखी, दूसरी तरफ सरदार पटेल थे जो राजनीति में वंशवाद के घोर विरोधी थे। सरदार पटेल ने अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों से यह कह रखा था कि जब तक मैं दिल्ली में हूं तब तक कोई दिल्ली में ना कदम रखे।
और उनसे संपर्क नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ये क्या सरदार पटेल बोल रहे थे, अपने परिवार वालों से कह रहे हैं कि कोई दिल्ली नहीं आएगा। ये कमोबेश वैसे ही है जैसा नरेंद्र मोदी करते हैं। वो भी परिवार को बाकी आम जनता जैसा ही व्यवहार करते हैं, पटेल जी के रास्ते पे चलते हैं। वो सरदार पटेल का दरअसल मानना था कि उनके पद के कारण लोग उनके नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये थे सरदार पटेल। सोचिए, उनका जन्मदिन भी आज कितने लोगों ने ट्वीट किया होगा और कितने लोगों ने मनाया होगा, ये पता नहीं। एक कहावत है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, खास तौर पर दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं होता। इस बात का जवाहरलाल नेहरू ने ताउम्र पालन किया। जिन सरदार पटेल को वो अपना मित्र और मार्गदर्शक कहा करते, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और उनके परिवार को पूरी तरह भूल गए। पूछा तक नहीं कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल और बेटा डाया भाई पटेल किस हाल में। कौन करता है बॉस ऐसा? सरदार पटेल के साथ इतना रहे और बेटा बेटी किस हाल में है, मरने के बाद पूछा भी नहीं। क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इससे जुड़ी कहानी मैं आपको उस व्यक्ति की जुबानी सुनवाऊंगा, बताऊंगा, जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। वो आदमी लिख कर गया अपनी किताब में, नेहरू जी ने पटेल जी की बेटी के साथ क्या व्यवहार किया। वो कौन है? आप में से बहुत सारे लोग वर्गीज कुरियन के बारे में जानते होंगे। वर्गीज कुरियन कौन? दूध के उत्पादन में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। अमूल के संस्थापक, अमूल जो आप मक्खन खाते हैं उसके संस्थापक वर्गीज कुरियन, बहुत बहुत बड़े आदमी। उन वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब आई टू हैड अ ड्रीम में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के बारे में क्या लिखा है पता है आपको? वो कहते हैं कि असल में गुजरात के किसानों से सरदार पटेल का गहरा नाता था और सरदार पटेल के निधन के बाद बेटी मणिबेन पटेल अमूल से जुड़े किसानों की समस्या के बारे में जानने के लिए अक्सर आणंद गुजरात जाया करती थी और वहां सांसद भी थी, जहां उनकी मुलाकात वर्गीज कुरियन से होती थी। इसके बारे में वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा। सरदार पटेल ने अपने निधन से पहले मणिबेन को एक खाता बुक, एक बैग दिया और कहा कि बेटी मेरे निधन के बाद ये चीजें केवल जवाहरलाल को सौंप देना। उस बैग में क्या था बॉस, आपको पता है? उस बैग में 35 लाख रुपए थे उस समय के। उस समय के 35 लाख रुपए अभी के करोड़ों हो गए। 1950 के 35 लाख रुपए बता रहा हूं। पटेल साहब ने अपनी बेटी को दिया और कहा कि यह जवाहरलाल नेहरू को देना, किसी और को मत देना। वो पैसा किसका था? कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे की डिटेल थी और वो चंदा था जो कांग्रेस पार्टी को मिला। ना पटेल साहब ने 1 रुपया रखा, ना उनकी बेटी ने रखा, किसी को पता भी नहीं चलता। गरीबी के हालात में थी मणिबेन, लेकिन 1 रुपया नहीं छुआ उसमें से। मणिबेन ने यह सब नेहरू को दे दिया उठाकर और नेहरू ने इसे लिया और क्या किया आपको पता है? मणिबेन को कहा थैंक यू। बस मणिबेन को लगा कि नेहरू उनसे कुछ पूछेंगे। वो इस बात का इंतजार करती रहेंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उठी और चली आई। नेहरू जी ने एक बार नहीं पूछा कि 35 लाख रुपया बेटी जमा करा रही हो, पिताजी अब नहीं रहे, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं। 35 लाख, थैंक यू। बस ये वर्गीज कुरियन किताब में लिख रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके मन में आ रहा होगा, उन्होंने, कुरियन साहब ने भी पूछा उनसे, पटेल साहब की बेटी से, कि आप नेहरू से क्या सुनने की उम्मीद कर रही हैं? तब मणिबेन ने कहा कि मैंने सोचा शायद नेहरू जी ये पूछेंगे कि मैं अब कैसे काम चला रही हूं या मुझको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। इस व्यवहार से मणिबेन बहुत आहत हुई। कुरियन ने आगे लिखा है कि मुझे हैरानी है कि उस दौर में कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता भी उनसे कन्नी काटने लगे। इसमें ज्यादातर ऐसे नेता भी थे जिनकी कभी ना कभी सरदार पटेल ने मदद की थी। यानी पटेल के मरने के बाद सब बदल। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मणिबेन के पास रहने तक की कोई जगह नहीं, रहने की जगह नहीं सरदार पटेल की बेटी के पास। सोचिए, पैसे की तंगी के चलते सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को बिरला भवन में रहने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और अहमदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। सांसद बनने के बाद मणिबेन को ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास मिलता था, लेकिन गांधीवादी होने के कारण वो पूरे जीवन थर्ड क्लास में सफर करती रहीं
उन्हें जो पैसे मिलते थे उन्हें वो लोगों की भलाई में खर्च कर देती। खुद गरीबी में थी, लेकिन जो सांसद के नाते पैसा मिलता था वो गरीब पे खर्च कर देती। ये थी पटेल जी की बेटी। अब जो बात वर्गीस कुरियन ने लिखी उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। अपने जीवन के आखिरी सालों में मणिबेन की आंखें बहुत कमजोर हो गई। अहमदाबाद की सड़कों पर वो अकेले पैदल चलते हुए दिख जाती थी। आंखें कमजोर होने से वो कई बार सड़क पर लड़खड़ाकर गिर गई। कोई अटेंडेंट नहीं, कोई सहायक नहीं। ये देश के लौह पुरुष सरदार पटेल की बेटी का हाल था। कांग्रेस अपनी विरासत समझकर इतने लोग बैठे हैं, वो सरदार पटेल की बेटी के लिए, उनके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। सोचिए आपकी लौह पुरुष सरदार पटेल की बेटी की कैसी स्थिति रही होगी, कितनी परेशानी तंगाली को सहा उन्होंने, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी ने उनके प्रति कैसा व्यवहार रखा। क्या नेहरू और इंदिरा गांधी को नहीं पता करना चाहिए था किस हाल में, और क्या उनको पता नहीं होगा? यह हमने किया है सरदार पटेल के परिवार के साथ। हमने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बतौर भारतीय हम सब ने चुप रहने का काम किया। नेहरू जी ने तो किया ही, छोड़िए उनसे क्या ही कहना। सरदार पटेल का जब निधन हुआ तब वो 75 साल के थे। निधन से 3 दिन पहले ही वो दिल्ली से मुंबई गए थे, क्योंकि सरदार पटेल बहुत बीमार थे और डॉक्टरों ने उन्हें उस उम्मीद से मुंबई ले जाना तय किया कि शायद मुंबई का मौसम उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल वायुसेना के डकोटा विमान से मुंबई गए। एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। लेकिन मुंबई पहुंचने के 3 दिन बाद 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ा। करीब 4 घंटे तक वो बेहोश रहे। उसके बाद जब उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन से पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया और सुबह 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। सरदार पटेल के निधन के बाद क्या हुआ, आपको वो भी सुनना चाहिए, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पटेल के निधन के 1 घंटे बाद ही संसद की बैठक बुलाई गई और वहां पर नेहरू ने पटेल के निधन के बारे में सदन को बताया। 1 हफ्ते का राजकीय शोक रखा गया और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। देश और विदेश से सरदार पटेल के निधन पर शोक संदेश आने लगे। पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेहरू और सी राजगोपालाचारी दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि कोई और भी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाए। मशहूर लेखक और नेता और शिक्षाविद के.एम. मुंशी की किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, उसका पन्ना नंबर 289 और 290 खोलकर देख लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जब सरदार पटेल का मुंबई में निधन हुआ तो जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और सचिवों को आदेश जारी किया कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में न जाएं। सरकार के मंत्रियों में मैं उस वक्त बॉम्बे के पास माथेरन में ही था। एनवी गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा, वीपी मेनन ने नेहरू के आदेश को नहीं माना और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार में जाने से रोक रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी मुंबई न जाने का निवेदन किया। यह बहुत हैरान करने वाला था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी बात नहीं मानी। के.एम. मुंशी ने अपनी इसी किताब में लिखा है कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री की अंत्येष्टि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। क्या पटेल सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे? इस देश के लिए उनका इतना बड़ा योगदान और राजेंद्र प्रसाद को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू रोक रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद वहां गए और सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद ने वहां पटेल की चिता के पास भाषण भी दिया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरदार के शरीर को अग्नि जला तो रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि जला नहीं सकती। सरदार पटेल के करीबी रहे वीपी मेनन के साथ काफी अरसे तक काम करने वाले ब्यूरोक्रेट एम.के. नायर ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ एन एरा टोल्ड विदाउट इल विल में लिखा है कि जैसे ही नेहरू को पटेल के निधन के बारे में पता चला, नेहरू ने 2 सरकारी नोट गृह मंत्रालय को भिजवाए।
ये नोट वीपी मेनन के पास पहुंचे तो उस वक्त गृह मंत्रालय के सचिव थे वो। पहले नोट में नेहरू ने मेनन से कहा था कि सरदार पटेल जो सरकारी कैडिलैक कार इस्तेमाल कर रहे थे वो अगली ही सुबह विदेश मंत्रालय को भेज दी जाए। इतनी क्या हड़बड़ी थी सर। और नेहरू के दूसरे सरकारी नोट में यह कहा गया था कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में अगर कोई अधिकारी जाना चाहता है तो उसे अपने पर्सनल खर्चे पर मुंबई जाना होगा। उस वक्त गृह मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। बाद में गृह सचिव मेनन ने सभी को एक साथ बुलाया और करीब 12 अधिकारियों को अपने खर्चे पर मुंबई लेकर गए। जब नेहरू को यह बात पता चली तो वो मेनन से बहुत चिढ़ गए। वो लिख रहे हैं, किताब में लिख रहे हैं, बॉस, सरदार पटेल की अंत्येष्टि में लोग ना चाहें, ये क्या सोच है भाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। इतना दुख होता है सुनकर और गुस्सा भी आता है। सोचिए ये सब नेहरू उस नेता के निधन पर कर रहे थे जो देश के गृह मंत्री नहीं डिप्टी पीएम भी थे और देश के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेताओं में एक थे। ये उनके अंत्येष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हैरान रह जाएंगे कि इसमें ये इतनी भीड़ ना हो, इतने लोग ना हो, ये भी कोई चाह रहा होगा, सोच रहा होगा। ऐसा कोई सोच सकता है? आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल थे। नेहरू के ये सब करने के बाद भी सरदार पटेल को अंतिम विदाई देने 10 लाख लोग आए थे। अरे कैसे रुकता है क्या प्यार। 10 किलोमीटर लंबी भीड़ थी, 1500 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए, कोई रोके ना रुका। सरदार पटेल का निधन बॉम्बे के बिरला हाउस में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार मरीन लाइंस में हुआ। लेकिन यह इतिहास का वो पन्ना है जो बहुत लोग नहीं जानते। अगर नेहरू सरदार पटेल की बात मान लेते तो चीन के मामले में हमें धोखा ना मिलता और हमें अपनी बड़ी जमीन भी ना गंवानी पड़ती। इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। पटेल के परिवार, पटेल जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो आपने सुना ही, लेकिन देश के लिए पटेल की जो सोच थी, सरदार पटेल जो विजन रखते थे, अगर उसको भी मान लेते नेहरू जी तो देश के लिए कितना भला हो जाता वो भी सुनिए। सरदार पटेल ने पहले ही चीन को लेकर सावधान कर दिया था, तब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। सरदार पटेल ने 11 नवंबर 1950 को अपने आखिरी भाषण में कहा था कि दुनिया में तिब्बत जैसा शांति प्रिय देश कोई नहीं है, लेकिन चीन ने अपनी सेना तिब्बत भेज दी है। भारत ने तिब्बत मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन को सलाह दी थी, लेकिन चीन ने भारत की बात नहीं मानी और अपनी सेना तिब्बत भेज दी। चीन तिब्बत में विदेशी ताकतों के दखल की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी बाहरी की तिब्बत में रुचि नहीं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि चीन के इस कदम का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ताकत का इस्तेमाल डर और तनाव को पैदा करता है। यह बहुत मुमकिन है कि कोई देश अपनी सैन्य मजबूती और अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाए तो वो सभी मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बारे में नहीं सोचता। एक एक बात जो चीन को लेकर वो कह रहे थे सटीक थी। इससे ठीक पहले सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के मामले में चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी 7 नवंबर 1950 को लिखी गई थी। तब तिब्बत पर चीन के हमले को 1 महीना हुआ था। उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि चीन शांति की बात करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे राजदूत के मन में झूठा भरोसा बैठाता रहा है कि तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। मेरे हिसाब से चीन की हरकतें विश्वासघात करने से कम नहीं है। हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें दोस्त नहीं मानता। चीन की सोच यह है कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डिफेंस कैलकुलेशन अब तक पाकिस्तान की सीमा पर रहा है, लेकिन अब हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में कम्युनिस्ट चाइना का सामना करना है। उत्तर और उत्तर पूर्व से नया खतरा बन रहा है और सदियों बाद पहली बार भारत को 2 फ्रंट पर एक साथ ध्यान देना होगा। कम्युनिस्ट चीन के तय उद्देश्य हैं और यह उद्देश्य किसी भी तरह से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। ये थे विजनरी पटेल जो बता रहे थे कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता बॉस। और उसके बाद भी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई ले गया वो भाई भारत का टुकड़ा काटकर। अगर पटेल की सुने होते, पटेल की अनदेखी
पटेल के परिवार की अनदेखी और पटेल के देश के प्रति जो सोच और विजन था उसकी अनदेखी। नेहरू ने क्या नहीं किया। इस चिट्ठी के करीब 1 महीने बाद ही पटेल का निधन हो गया था और इसके बाद के 10 सालों में चीन और भारत के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि 1962 का युद्ध हुआ और उसमें भारत हार गया और भारत की बड़ी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया और वो कब्जा आज तक बना हुआ है। रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें लिखा है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि चीन ने पंचशील के सिद्धांतों और भारत की एकतरफा दोस्ती और सदिच्छा के प्रयासों के साथ भारी हमला करके दगाबाजी की। यह दर्द महसूस करने लायक है कि हम भारतीयों ने उनकी दोस्ती चाही थी और उनके मुद्दों को विश्व पटल पर जोर शोर से उठाया था, अब खुद ही उस देश के साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो गए हैं। नेहरू ने अपने भाषण में वल्लभ भाई पटेल की उस चेतावनी को देर से स्वीकार कर लिया जो उन्होंने 1950 में दी। जो 1950 में पटेल कह रहे थे वो नेहरू जी को समझने के लिए 1962 का साल लगा और उसमें भी भारत की हार हुई, तब जाकर समझ में आया। सोचिए। पाठशाला में अब गुजरात के मोरबी हादसे पर हो रही राजनीति पर हिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें आपको मोरबी के उस हादसे के बारे में बताऊंगा जिसमें सैकड़ों संघियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाया और इंदिरा गांधी अपनी नाक बचा रही थी। गुजरात के मोरबी में कल एक बहुत दुखद हादसा हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आपको इस हादसे की एक अपडेट दे रहा है और जिम्मेदारों से सवाल कर रहा है। पाठशाला में भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको यह बात बताना जरूरी है कि इसी देश में एक दौर ऐसा भी था जब कोई हादसा होता था तो सबकी पहली प्राथमिकता होती थी राहत और बचाव कार्य में जो भी मदद कर सकें वो करें। अब यह दौर है कि जो जितनी राजनीति कर सकता है उतनी करे और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं। पहले क्या होता था उसका उदाहरण आपको मोरबी का ही देता हूं। जहां आज हादसा हुआ है वहां 43 साल पहले भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह अगस्त 1979 की घटना है। तब मोरबी में लगातार 3 दिन बारिश की वजह से मच्छू डैम बुरी तरह टूट गया था। 11 अगस्त 1979 को दोपहर 3:15 बजे डैम टूटा और 15 मिनट में पूरा शहर पानी में डूब गया। 2 घंटे के अंदर मकान और इमारतें जमींदोज होने लगी। लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते पूरा शहर पानी में डूब गया। यही मोरबी की बात कर रहा हूं जहां आज आप चर्चा कर रहे हैं। हजारों लोग मारे गए। जब पानी उतरा तो वहां मलबे और लाशों का अंबार था। देख रहे हैं आप, लाशें ही लाशें मोरबी में दिख रही। उस वक्त इंदिरा गांधी मौके पर मुआयना करने गई। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इंदिरा गांधी जब वहां आई तो उन्होंने मुंह और नाक को कपड़े से ढक लिया था, उनको दुर्गंध आ रही थी। यह तस्वीर आपको जरा यहां डालिए, दिखाता हूं। इसको जरा जूम करके दिखाइए। इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं थी। इसको जूम करके दिखाइए। यहां आपको इंदिरा गांधी जो हैं वो नजर आएंगी। ये इंदिरा गांधी, इन्होंने अपना मुंह ढक रखा है और यह तस्वीर आज की नहीं है, तभी की है और उस वक्त छपी थी। और उनके सामने ही संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता लाशों को उठा रहे थे। बाद में इनमें से कई लोग बीमार पड़ने लगे। सड़ चुकी लाशों की दुर्गंध उनके दिमाग में कई दिनों तक रही, उतरी ही नहीं। लेकिन तब उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाया। उस वक्त चित्रलेखा नाम की मैगजीन ने इंदिरा गांधी की यह तस्वीर छापी थी और तस्वीर के साथ लिखा था, गंधाती पशुता, महकती मानवता। दावा है कि 11 अगस्त को हादसे के बाद 16 अगस्त को इंदिरा गांधी वहां गई। तब चौधरी चरण सिंह देश के पीएम थे। गुजरात में भी जनता पार्टी की सरकार थी। दावा है कि उस हादसे में 1439 लोग और 12,849 जानवर अपनी जान गंवा बैठे थे। शहर के खंभों पर इंसानों और जानवरों के शव लटके हुए थे। हादसे के वक्त पहले क्या होता था उसकी तस्वीरें मैं आपको आज जानबूझकर दिखा रहा हूं।
और अब आपको बताता हूं कि आज कैसी राजनीति हो। तब संघ के लोग, आरएसएस के लोग लग गए थे मदद करने, पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी। इंदिरा गांधी की तस्वीर भले किसी ने छाप दी, लेकिन वो भी वहां कम से कम गई थी। प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन गई थी। आज क्या हो रहा है? मोरबी हादसे के तुरंत बाद कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो दिखाने लगे, जिसमें वो कोलकाता फ्लाईओवर हादसे को एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बता रहे हैं। यह वीडियो तब वायरल किया जाने लगा जब मोरबी हादसे को कुछ ही घंटे हुए थे, जब नदी में गिरी लाशों को निकालने का काम चल ही रहा था। इसे कहते हैं राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी के जिस वीडियो को ये लोग दिखा रहे हैं, उसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। कोलकाता में हादसा हुआ था 31 मार्च 2016 को, जब एक फ्लाईओवर गिर गया था। और प्रधानमंत्री का जो वीडियो वायरल किया गया वो 7 अप्रैल का है, यानी करीब एक हफ्ते के बाद का। ऐसा नहीं है कि वहां लाशें निकल रही थी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और प्रधानमंत्री ने यह बोलना शुरू कर दिया। जबकि हादसे के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया था आपको पता है? उन्होंने ट्वीट किया था कि शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय कोलैप्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर इन कोलकाता। प्रधानमंत्री का ट्वीट डालिए। अच्छा, अभी ट्वीट मिल नहीं रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी प्रधानमंत्री ने उस वक्त हादसा जब हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं जो हुआ है उसके साथ, और हालात का जायजा लिया है। एक हफ्ते के बाद जब वहां चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने लोगों से वो बात कही थी, जिसको ऐसे उठा के दिखा रहे हैं जैसे उसी दिन शुरू हो गए थे। किसी भी हादसे के बाद राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन होता वही है। जैसे मोरबी हादसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान जारी करते हुए लिखा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, लेकिन हादसे के जिम्मेदार लोगों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जिंदा रखना होगा। सुनिए एक बार। इस प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर, आप पर, छोड़ दीजिए सरकार को, हम पर और आप पर है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है, इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखिएगा जब तक जवाब नहीं मिल जाते, जब तक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं की जाती। यह सच है कि विपक्ष के नेताओं का मुद्दा उठाना काम है, उनका हक है, लेकिन टाइमिंग तो देखते। अभी तो लाशें निकाली ही जा रही थी, तभी यह सब हो रहा है। चुनाव में उठाते मुद्दा, चुनाव तो अभी कुछ टाइम है, कोई मुद्दा उठाने से किसी को रोक नहीं रहा। 2 ही दिन रुक जाते मुद्दा उठाने से पहले। जैसे उस वक्त आरएसएस मदद करने चला गया था, आप भी चले जाते वहां मदद करने, वहां लोगों की मदद करने। लेकिन मुद्दे को जिंदा रखना है। लोग जिंदा बचे ना बचे, मुद्दे को जिंदा रखना है। आज के दौर की राजनीति का एक और चेहरा आपको दिखाता हूं। मोरबी में जब पुल टूटने के बाद लाशें निकाली जा रही थी, तब कुछ नेता साजिश के ट्वीट निकाल रहे थे। हादसे को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन कुछ नेता इसमें साजिश का एंगल ढूंढ लाए। सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल होने लगे, जिसमें यह दावा किया गया कि यह हादसा नहीं, साजिश है, जिसकी जानकारी कुछ लोगों को पहले से थी। अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान का 28 अक्टूबर का ट्वीट दिखाया जाने लगा, जिसमें लिखा गया है कि कल गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। इसी तरह 29 अक्टूबर का गुजरात आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल सवानी का ट्वीट दिखाया जाने लगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल गुजरात की सियासत में 2 धमाके होने वाले हैं और बीजेपी के पैर की जमीन खिसकने वाली है। ऐसे ही ट्वीट दिखाकर यह दावा किया जाने लगा कि हादसा साजिश हो सकती है। बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। अब बॉस, पहले तो यह कोई कहे कि कोई साजिश रचकर अगर पुल गिराने वाला है तो खुद ही ट्विटर पर लिख देगा कि हां, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। यह किस तरह की राजनीति? और अगर साजिशी है तो फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उसको क्यों नहीं रोका? 2 दिन पहले जब ट्वीट था तो देखना चाहिए था। और फिर 5 लोगों की कमेटी क्यों बनाई है जांच की? हादसे पर राजनीति का एक और उदाहरण बताता हूं। कुछ लोग ये वीडियो दिखाकर दावा कर रहे हैं कि ये कल का वीडियो है और कुछ लोग पैर से पुल को हिलाकर गिरा देंगे। अब पहली बात तो ये है कि ये मोरबी पुल का पुराना वीडियो है। दूसरी बात ये है
कि पुल को पैर से हिलाकर कैसे गिराया जा सकता है। पुल इतना कमजोर नहीं होता। और अगर फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि यह साजिश है तो उन लोगों की पहचान करके उन्हें जेल में डालो। अगर विपक्ष के लोग टाइमिंग नहीं देख रहे सवाल पूछने का, तो बीजेपी के लोग भी तुरंत साजिश बताने में इतनी हड़बड़ी में, और जबकि प्राइम मिनिस्टर इतने सीरियस हैं, दुखी हैं, आहत हैं, वो खुद हाई लेवल मीटिंग करके देख रहे हैं कि वहां क्या गलती हुई नहीं हुई, और कुछ नेता इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मोरबी में जो पुल गिरा उसकी मरम्मत कुछ दिन पहले ही हुई। पुल की मरम्मत का काम अजंता ओरेवा कंपनी को दी गई। ये कंपनी घड़ियां, कैलकुलेटर, एलईडी बल्ब बनाती है। अब सवाल यह है कि ऐसी कंपनी को पुल की मरम्मत का काम क्यों दिया भाई? टाइम्स नाउ नवभारत के पास मोरबी नगर पालिका और कंपनी के बीच इस साल मार्च में हुए एग्रीमेंट की कॉपी है, और इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कंपनी को पुल की मरम्मत के लिए 8 से 12 महीने दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी ने 5 महीने में ही इसको खोल दिया। एग्रीमेंट में कंपनी को 15 साल के लिए पुल की मरम्मत का काम दिया गया। एग्रीमेंट में कंपनी को पुल की एंट्री टिकट के पैसे बढ़ाने की भी इजाजत दे दी गई। पुल की मरम्मत, साफ सफाई, पेमेंट कलेक्शन का अधिकार कंपनी को दे दिया गया। अब कोई पूछे कि अगर कंपनी ने अपनी मर्जी से पहले ही पुल खोल दिया तो अब बाकी लोग जो नगर निगम के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? उनको रोकना चाहिए था ना। पब्लिक को पता चल गया पुल खोल गया, पब्लिक पहुंच गई, बाकी लोगों को पता नहीं चला। और ये प्रधानमंत्री का आपको वो पुराना ट्वीट दिखा रहा हूं जो कोलकाता में ब्रिज गिरने के हादसे के फौरन बाद उन्होंने किया था। तो जो लोग वो एक पुराना वीडियो दिखाकर तमाशा कर रहे हैं, वो हफ्ते भर बाद जब बंगाल में चुनाव थे तब का था, और ये हादसे के फौरन बाद का है। Shocked and saddened by collapse of under construction flyover in Kolkata, took stock of the situation and rescue operation. कोई पॉलिटिक्स नहीं की गई थी तब। मोरबी हादसे में अब तक जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क। ओरेवा कंपनी के मैनेजर दिनेश दवे और दीपक पारे को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुल की टिकट खिड़की पर तैनात क्लर्क मनसुख भाई टोपिया और महादेव भाई सोलंकी को भी पकड़ा गया। सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, प्रकाश परमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका के पास थी, जिसमें कंपनी से एग्रीमेंट किया था। एफआईआर में कंपनी के अधिकारियों के नाम है, लेकिन नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी तय नहीं। मोरबी नगर पालिका यह कहकर अपना बचाव कर रही है कि उसने तो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं था, उसकी इजाजत के बिना ही पुल खोल दिया गया। यह पुल 26 अक्टूबर को खोल दिया गया। हादसा 30 अक्टूबर को हुआ। अगर कंपनी ने नगर पालिका को बिना बताए ही पुल खोल दिया तो 4 दिन में नगर पालिका को यह पता ही नहीं चला कि पुल चालू है, लोग पहुंच रहे हैं। कंपनी ने तो अपनी कमाई करने के लिए पुल को पहले खोल दिया, लेकिन नगर पालिका को कैसे इसकी जानकारी नहीं। मोरबी छोटा सा शहर है, वहां कुछ हो किसी को पता नहीं चलेगा, यह कैसे संभव है? तो नगर पालिका के लोग भी बच नहीं सकते। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद बंधी है कि वहां पर जितने लोग जिस भी पार्टी के हैं, नगर पालिका के हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन कम से कम ऐसे वक्त में जब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे। पाठशाला में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस फैसले का चैप्टर जिससे पूरी दुनिया में खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को 8 महीने से ज्यादा समय हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर किसी देश का दबाव काम नहीं कर रहा, वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में महंगाई बढ़ी है, गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। इन सारी समस्याओं से दुनिया जूझ ही रही थी कि पुतिन ने ऐसा फैसला लिया जिससे अब दुनिया में लोगों की थाली से खाना गायब हो जाएगा। यह पुतिन का वो मास्टर प्लान है जिससे यूरोप, अमेरिका, नेटो और यूएन में हड़कंप मचा हुआ है, और सब के सब पुतिन से अपील कर रहे हैं कि प्लीज भाई ऐसा ना करो। आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन ऐसा क्या कर रहे हैं कि सबकी घिघी बन गई। पुतिन ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खाद्यान्न और खाद की ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ा था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक रास्ता निकाला था जिसके तहत
रूस और यूक्रेन के बीच 23 जुलाई को तुर्की में एक मिरर समझौता हुआ था। मिरर समझौता यानी वो समझौता जिसे बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया जाता है। इस समझौते के तहत यूक्रेन ने ब्लैक सी से अनाज का निर्यात शुरू किया। रूस ने अनाज ले जाने के लिए ब्लैक सी में जहाजों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर के लिए अपनी रजामंदी दे दी। यूक्रेन भी रूस के अनाज और खाद से भरे जहाजों पर हमला नहीं करेगा, यह तय हुआ। यूक्रेन के ओडेसा समेत 3 बंदरगाहों से जहाजों का आना जाना शुरू हुआ। यूक्रेन से निकलने वाले जहाजों से हथियार सप्लाई न हो, इसकी जांच तुर्की करेगा, यह भी तय किया गया। और इसके लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें यूएन था, रूस, यूक्रेन, तुर्की के अधिकारी शामिल कर लिए गए। यह समझौता 19 नवंबर 2022 तक के लिए था, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जाना था। हुआ क्या कि यह समझौते के बाद यूक्रेन से लाखों टन अनाज और खाद की सप्लाई शुरू हुई। यूक्रेन जाने वाले जहाजों की जांच भी की जाती थी कि उसमें हथियारों की सप्लाई तो नहीं हो रही। सब चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर को क्रीमिया में ब्लैक सी में एक रशियन सिविल शिप पर ड्रोन से अटैक हो गया। यह तस्वीर जो अभी आपको दिखा रहा हूं, उसी ड्रोन अटैक की है जो आपको दिखा रहा हूं। रूस ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन के सहयोग से यूक्रेन ने एक सिविल शिप पर ड्रोन से अटैक कर दिया। रूस का कहना है कि ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन ने 9 ड्रोन और 7 अनमैन्ड मेरीटाइम व्हीकल से हमला किया और हमला क्रीमिया की राजधानी सेवास्तोपोल से सटे ब्लैक सागर में रूसी नौसेना के जंगी बेड़े और सिविल जहाज पर किया गया। अब इसके बाद रूस का पारा हो गया हाई। इस हमले के बाद पुतिन ने जुलाई में यूक्रेन के साथ हुए मिरर समझौते को तोड़ दिया। बोला रखो अपना समझौता, हम चल रहे हैं ठीक से और तुम जो है हीरो बन रहे हैं। रूस ने कहा कि क्रीमिया में रूस के सिविल शिप पर हुए हमले के बाद जुलाई में हुए खाद्यान्न रूस के इस समझौते से रूस अनिश्चित काल के लिए बाहर हो गया है। अब ब्लैक सी के सिक्योर कॉरिडोर से गुजरने वाले सिविलियन जहाजों की सुरक्षा की गारंटी रूस नहीं लेगा। मतलब वहां से अगर कुछ आ रहा है और उस पर हमला हो जाए तो रूस की गारंटी नहीं है। रूस के इस फैसले के बाद रविवार यानी कल ब्लैक सी से एक भी शिप नहीं गुजरी। सब डरे हुए हैं, इधर से यूक्रेन चला दे या उधर से रूस ही चला दे, कहते हमको नहीं पता किसने चला, फिर क्या कीजिएगा। तो वहां से कोई शिप गुजरा ही नहीं। यानी यूक्रेन की एक गलती से अब दुनिया भर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। और मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये यूक्रेन जो है ये पिन मार रहा है, ये सोच रहा है ऐसे हालात बन जाएं कि या तो समझौता हो जाए या पूरा नेटो जो है वो हमारे साथ मिलकर लड़ने लग जाए। और ये पिन मारता है, उधर से रूस जो है वो गुस्साता है, तो फिर पूरी दुनिया में हंगामा होता है। पाठशाला में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन की कठपुतली बन गया है और पश्चिमी देशों की मदद से रूस पर हमले कर रहा है। जुलाई में हुए मिरर समझौते के बाद यूक्रेन ने ब्लैक सी के रास्ते अनाज और खाद्य निर्यात करना शुरू किया। तब से अब तक कितना अनाज यूक्रेन ने ब्लैक सी के सिक्योर कॉरिडोर से निर्यात किया वो भी आपको बता देता हूं। यूक्रेन ने लगभग 90 लाख टन अनाज का निर्यात किया, जिसमें मक्का था, गेहूं, सूरजमुखी, सोयाबीन शामिल था। इंडोनेशिया ने 2 लाख टन गेहूं का ऑर्डर दिया था जो नवंबर में डिलीवर होना था। अब बताइए वहां नहीं पहुंचेगा। इंडोनेशिया में लोग जो है वो हाय तौबा करेंगे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने लगभग 4 लाख टन गेहूं का ऑर्डर दिया था। उनकी टीम मैच नहीं जीत रही और खाने को खाना नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? कम से कम खा के टीम को गाली देते, वो भी नहीं कर पाएंगे। रूस के समझौते से बाहर होने के कारण यह शिपमेंट फंस गई है। इतना ही नहीं, रूस के समझौता तोड़ने के बाद यूक्रेन के अनाज और खाद्य के शिपमेंट का क्या हाल है वो भी सुन लीजिए। यूक्रेन के लगभग 218 जहाज ब्लैक सी में फंस गए। यूएन फूड प्रोग्राम के तहत 40,000 टन गेहूं इथोपिया भेजा जाना था, फंस गया। एशिया और अफ्रीका के देशों को अनाज की आपूर्ति रुक गई है। युद्ध से पहले यूक्रेन हर महीने 60 लाख टन अनाज का निर्यात करता था। युद्ध के बाद मार्च में यह 3 लाख टन तक आ गया था। जुलाई में हुए समझौते के बाद रूस ने ब्लैक सी में एक सेफ कॉरिडोर जो बनाया था, जहां से होकर यूक्रेन के अनाज के जहाज गुजरते थे, वो एक बार मैप के जरिए आपको समझाता हूं कि वो कैसा था। यूक्रेन के ओडेसा चेर्नोमोर्स्की पोर्ट है। पिडनेई पोर्ट से ब्लैक सी के रास्ते अनाज के जहाज टर्की जाते थे। ये आपको रास्ता दिखा रहा हूं। ब्लैक सी के चारों तरफ रूस की नाकेबंदी है। रूस ने जिस सेफ कॉरिडोर का वादा किया था
वो रोमानिया बुल्गारिया की समुद्री सीमाओं से थोड़ा दूर था और यूक्रेन के पोर्ट से सीधे इस्तांबुल तक जाता था। इस मैप में क्रीमिया का सेवेस्तोपोल पोर्ट भी है, जहां रूस के सिविल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसके बाद रूस इस समझौते से बाहर हो गया। पुतिन ने ग्रेन और फर्टिलाइजर के लिए सेफ कॉरिडोर समझौते से बाहर होने का फैसला किया। क्या किया? अमेरिका, यूरोप पुतिन के आगे गिड़गिड़ाने लगे, धमकी देकर और अपील करके किसी भी तरह से इस समझौते को जारी रखने की बात करने लगे। अमेरिका क्या बोल रहा पता है? रूस का यह कदम बहुत क्रूर है। अच्छा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, और इससे दुनिया में भूखमरी बढ़ेगी, और उसके यहां जो हालात बन रहे हैं वो मॉस्को भोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और तुम जो हथियार फोड़ रहे हो सो नेटो कह रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को भोजन को हथियार बनाना बंद करना चाहिए और यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध को समाप्त करना चाहिए। हम रूस से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सौदे को जारी रखने की अपील करते हैं, और तुम जो 10,000 रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हो, उसके लोग भूखे मरेंगे वो नहीं दिख रहा है, और उसके यहां भी पिन मार रहे हो, बम गिरा रहे हो, और तब वो कह रहा है कि मैं इस समझौते में नहीं रहूंगा, तो फिर उसी को बदनाम कर रहे हो कि अनाज का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि रूस ने अनाज समझौते से बाहर होने का फैसला किया, जिससे ब्लैक सी में मुख्य निर्यात मार्ग बाधित हो गया, जिससे अनाज और खाद की वैश्विक कमी का खतरा पैदा हो गया है। हम रूस से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ग्रेन डील से बाहर होकर रूस भूख से दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। रूस सितंबर से ही फैसला लेने की तैयारी कर रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए। ये सारे लोग बोल रहे हैं, पर इसमें से कोई ये नहीं बोल रहा कि हमने वो बम मारकर गलती की। अपनी गलती ये लोग कभी नहीं बताते। किस तरह से रूस को पूरा विलन बता देना है, और ये सारे लोग हीरो हैं, ये कुछ भी करें। अमेरिका अफगानिस्तान में घुस जाए, हीरो। अफगानिस्तान इराक में घुस जाए और कुछ ना ढूंढ पाए और पूरा देश तबाह बर्बाद कर दे, तो हीरो। और रूस उसके बॉर्डर पर आप यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ, और वो कहे कि ये मत करो, ये गलत बात है, तो उसको भिड़ा दें यूक्रेन को कि तुम भिड़ो भिड़ो, हम लोग पीछे हैं, और रूस को विलन बता रहे हैं। दुनिया पहले से अनाज की कमी से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है। ऐसे में रूस का जो ये नया फैसला है वो कितना नुकसानदेह साबित होगा, ये जान लीजिए। आज दुनिया की हालत यह है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं। 82 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 45 देशों में 5 करोड़ लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। 34 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। अनाज का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कम हो रहा है। अमेरिका में 3.5 करोड़ के आसपास लोगों के पास खाने की कमी है। ब्रिटेन के करीब 14% घरों में भरपेट खाना नहीं मिलता। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश महंगाई से जूझ रहे हैं। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यह दुनिया की हालत हो रखी है, और अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो देश, इनका तमाशा ही खत्म नहीं होता। अब रूस जो कर रहा है, देखिए क्या होगा, उस पर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज पाठशाला में इतना ही। आपकी खबरों की भूख नॉन स्टॉप मिटेगी, यह हमारा वादा है। रोज रात 8:50 पाठशाला में अटेंडेंस। नमस्कार।